हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4 की, जिसके अंतर्गत इतिहास का पोर्शन चल रहा है। और इतिहास के पोर्शन के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे अध्याय 3 की, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निश्चित तौर से उन प्रश्नों का समावेशन किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा और कितना उपयोगी ये चैप्टर हमारे लिए हो सकता है। सबसे पहले सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के समय काल में माना जाता है। इसका विकास नगरीय और आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि देश में, हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता कहलाई। और ये आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लिखित, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा जाएगा। जितने भी इतिहासकार हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो इसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं और वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि हम इसको जल्द ही पढ़ लेंगे। तो जब वो पढ़ लेंगे तो ये जो आद्य ऐतिहासिक है तो वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बदल जाएगा। फिलहाल हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य जो विकसित हुआ सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया क्योंकि इसमें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लिखित, वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं। और इसके अंतर्गत कांस्ययुगीन सभ्यता को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि इस समय की जो सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती थी। इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख निवासी हैं वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय मूल के माने जाते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन और खोजकर्ता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि नामांकन इसका कैसे हुआ और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मुख्यतः तो दयाराम साहनी का नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा, जिन्होंने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। वर्ष 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर इन्होंने इसकी हड़प्पा की खोज की थी। इसे इन्होंने नाम दिया क्या, हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के राखल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में सिंधु के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज इसने की थी। तो सीधे से पूछ लिया जाता है प्रश्न कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 ईस्वी में। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हम इसी की समकालीन सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामियों के जो अभिलेख मिले हैं वो मेहुला शब्द में मिले गए हैं। अगर हम ये कहें कि मेसोपोटामिया जो उस समय की सभ्यता थी उसकी भी कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर इसका विस्तार से इसकी बात करें कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, तो मुख्यतः इसके विस्तार को हम अगर सही तरीके से देखें तो मांदा जिले में जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के किनारे पाया जाता है, सुदकोट बलूचिस्तान में, आलमगीरपुर मेरठ के उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के किनारे है, फिर अहमदनगर में महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सा नाम है इसका, दाईमाबाद, जिसे हम कहते हैं दाईमाबाद। ये ऐसी सिंधु सभ्यता है जो जिसके साक्ष्य अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसके विस्तार के अंतर्गत इस चीज को समझ रहे हैं। और परिणाम स्वरूप ये देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भारत के उत्तर में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के मांदा जिले से प्राप्त हुए हैं जो चिनाब नदी के किनारे हैं। पूरब की बात कर लें, पश्चिम की बात कर लें, दक्षिण की बात कर लें, तो अलग अलग तरीके से प्रश्नों का समावेशन किया जाता है। ये प्रश्न इस तरीके से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्वी इलाके हैं वो कौन से हैं, इस तरीके का प्रश्न बनाया जा सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो आलमगीरपुर है वो भारत के किस क्षेत्र से है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश के कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरीके से दाइमाबाद के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, एग्जाम में जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो एक वैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। तो आपसे वो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और प्रश्न पूछने की जो प्रकृति होती है वो काफ़ी दायनीय होती है। इसलिए दायनीय कहा जा सकता है क्योंकि हम उसको थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो कृपया करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें और साथ में इसके जो तथ्य हैं उसको रट्टा मारना शुरू कर दें या फिर कहीं लिख लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी मिले। ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक, और हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। देखो आप लोग के सामने एक प्यारा सा मैप बना हुआ है, वो मैप प्राचीन भारत का माना जाता है, जो आज के समय में हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अब अलग अलग देशों के माध्यम से देखते हैं। जैसे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया है, ठीक, पाकिस्तान है, ये अलग हो गया है। लेकिन हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो उस समय कहाँ कहाँ पास फैला हुआ था। अफगानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में भी था, भारत में भी था। कुछ ऐसे स्थानों हैं जैसे जहाँ पास सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मांडा जिला हो गया, रोपड़ हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक, आलमगीरपुर हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया। ये सभी चीज़ क्या है, ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार है कि कहाँ कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया गया, ये नगरीय सभ्यता किस प्रकार की थी। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप क्या करें, इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें कि जैसे जैसे याद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक, नर्मदा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। ये जो स्थान प्राप्त हुए हैं वो किसी न किसी नदियों से संबंधित थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव जो सिविलाइजेशन था वो ऐसी जगह पर अपना निवास करता था जहाँ पास नदियों का यानी पानी का साधन अच्छा था, ठीक है। और ये नगरीय सभ्यता इसलिए कहलाई क्योंकि इसका संबंध कई राज्यों से, कई देशों से और दूर दूर की स्थिति से सम्मिलित माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कैसे सिद्ध हुआ कि ये एक नगरीय सभ्यता है। तो जिस तरीके से हम आज के अवशेष देखते हैं कि आज हमारे देश में किस तरीके से नगर हैं, किस डिजाइन से बने हुए हैं, उसकी क्रिया क्या है, वो कैसे डिजाइन किए गए थे, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। 6 बड़े नगर देखने को इसमें मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक मोहनजोदड़ो है, ठीक है, दूसरा हड़प्पा है, फिर गढ़वा रीवाला है, फिर थौराविला है, फिर राखीगढ़ी है, फिर कालीबंगा है, ठीक है। ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता के महान नगरों में से, बड़े नगरों में से माने जाते हैं। यह एक नगरीय स्थिति या सभ्यता के रूप में माना जाता है। अगर इसमें हम बात करें, फिगर दिया गया है कि इसमें एक स्नानागार बना हुआ है, इसमें जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है कि एक के ऊपर एक, यानी कि जो आज हम लोग 2 मंजिला मकान देखते हैं, बनवाते हैं, वो इसमें पहले से ही मौजूद था। और जो नियोजन बनाया गया था नगरों का, उसके अंदर किस तरीके से नालियाँ कटी हैं, किस तरीके से उसका डिजाइन किया गया है, ये पूरा शहरी क्षेत्रों को पूरी तरीके से प्रभावित देखने को मिलता है। अगर हम इसकी लिपि की बात करें तो ये जो आप लिपि देख रहे हैं ये चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। यही कारण है कि आज भी ये लिपि अनपढ़ी है, यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है और इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये जो भाव चित्रात्मक है, ठीक है, जो बाएं से दाएं की ओर गई है, इसका लिखने का जो लिखनशील है, शैली है, वो किस तरीके से है, वो दाएं से बाएं की ओर है, राइट टू लेफ्ट, है ना। हम लोग जैसे उर्दू लिखते हैं उसी तरीके से राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से लिखना इन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन ये जो भी चीज़ लिखते थे वो चित्रात्मक रूप में लिखते थे, यानी कि चित्रों के भाव के माध्यम से ही इसका ये प्रदर्शन करते थे। इसलिए आज तक ये जो शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ की, यानी कि हम कह सकते हैं लिपि है, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अपठनीय है। इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ सिक्के, कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसका फिगर आपके सामने लगा हुआ है। अलग अलग प्रकार की मुद्राएं इसमें देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख मुद्रा मानी जाती है वो एक सींग वाले गैंडे की मानी जाती है, और इसमें हाथी भी है। देखिए कई सारे फिगर बने हुए हैं। आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो तो आपको पता होगा कि उसमें किस तरीके की मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, यानी कि अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग प्रकार की मुद्राएं मिलती थी। जैसे व्यापार के माध्यम से जो वरिष्ठ होते थे या फिर अधिकारी टाइप के होते थे, उनकी मुद्रा थोड़ा अलग होती थी। ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी नहीं देखी है तो कृपया करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ इतिहास की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और उसके ध्वस्त होने का, यानी कि उसकी सभ्यता का जो नाश हुआ है वो भी कारण बताया गया है कि बाढ़ के कारण हुआ था, सूखे का कारण हुआ था। कई सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी मिल जाएगा। इतिहास आप जितना अच्छे तरीके से पढ़ना चाहेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे कि प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं।
इसमें जो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा है, चनहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी खोज किसने की थी, ये सभी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, जैसे इसके प्रमुख स्थल दिए गए हैं, नदी दी गई, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा था, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा था। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी। ये क्षेत्र कहाँ है, कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न का समावेश आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। जैसे रोपड़ पूछा जाता है बहुत सारा कि रोपड़ कौन सी नदी के किनारे बसा था, तो रोपड़ बसा हुआ है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ कहाँ बसा हुआ है, सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, 7वें नंबर का देख लीजिए, अज्ञात शर्मा ने की थी। कब की थी, 1953 में, 1956 में की थी। कहाँ है, पंजाब के रोपड़ जिले में। इस तरीके का प्रश्नों का समावेशन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आप इसका सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे तरीके से याद करिए ताकि आप पूरी तरीके से समझ पाएँ। जैसे पूछ लेगा आपसे कि आलमगीर पोर्ट जो है वो किस नदी के किनारे है, तो हिंड नदी के किनारे है। किसने खोज की थी, अज्ञात शर्मा ने की थी। कब की थी, 1958 में की थी। ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो ये जो सैंधव सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर से हड़प्पा सभ्यता से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, खोज किसने की थी, सन क्या है और इसकी स्थिति आज के समय में क्या है और पहले क्या थी। आज के समय की बात इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आज हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान अलग अलग भागों में टूट गया है। जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई थी वो संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाती थी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। देखिए यहाँ पास कुछ एक फिगर दिया गया है कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ हैं, और इसके लिए हम लोग नदी का स्ट्रक्चर दिया गया है, साथ में उस जगह का स्ट्रक्चर दिया गया है जहाँ पास ये चीज़ें प्राप्त हुई। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, अगर हम लोग जब कोई चीज़ मैप के माध्यम से याद करते हैं तो वो निश्चित तौर से हमको अच्छे तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, जैसे मांडा, यहाँ पास एक दिया गया है कि मांडा कहाँ स्थित है, तो मांडा कौन सी नदी पे, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, ये सब कहाँ स्थित है। इस तरीके की चीज़ें जो आप देख रहे हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो आप अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। सीधे तरीके से देखा जाए कि जो भी हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। और यहाँ विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ के जितने भी लोग थे वो इस तरीके की सभ्यताओं का प्रयोग करते थे, और ऐसी सभ्यता जहाँ विकसित हुई है जहाँ पास कोई ना कोई नदी यानी कि पानी का स्रोत पाया जाता है। अगर ये चीज़ें हैं तो निश्चित तौर से वहाँ पर सभ्यताएं हैं। जो हम अगर किसी चीज़ की खोज करते हैं तो हम मुख्यतः सबसे पहले वहाँ खोज करने का प्रारंभ करते हैं जहाँ पास मैदानी क्षेत्र हो या फिर किसी न किसी नदी का तट हो, ताकि वहाँ पास हमको अवशेष प्राप्त हों। और ऐसे अवशेष हमको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि अधिकतर लोग पानी वाले क्षेत्र के पास ही यानी कि नदियों के किनारे ही अपना ग्राम या गाँव या शहर बसाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरी तरीके से इसको ले पाएँ। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी खोज कब किसने की थी, प्रमुख खोज हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में मोंटगोमरी पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर किसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, फिर रोपड़ की खोज कब की थी, अज्ञात शर्मा ने की थी, रोपड़ जिला पंजाब में सतलुज नदी के किनारे की थी। बनवाली की खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, रंगोई नदी के किनारे की थी। ये जो चीज़ें दी गई हैं आपके सामने निश्चित तौर से ये आपके लिए उपयोगी होंगी, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि आप सही तरीके से इसके आंसर को कर पाएँ, कभी किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे गोपाल मजूमदार है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, चनहुदड़ो की खोज की थी। और फिर राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में लरकाना जिले के पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ बिष्ट ने कच्छ गुजरात में धौलावीरा की खोज की थी।
तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकता है? यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि धोलावीरा की खोज किसने की थी? तो रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। या फिर आपसे पूछ सकता है कि धोलावीरा आज कहाँ स्थित है, आज किस जगह पर स्थित है? कच्छ, गुजरात में स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। ये लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये किस जिले में है, किस राज्य में है, इसको भी आपसे पूछ सकता है। तो ये पूछा जा सकता है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में, वो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। क्या है? हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के प्रमुख स्थल। ये भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्थल कहाँ पास विद्यमान है। ठीक है, जैसे मांडा कहाँ इस समय है? इस्लामाबाद में है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ पास है? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, रेहड़ी, ये सब क्या थे? ये संस्कृति के प्रमुख स्थल थे। अगर हम सिंपल तरीके से इतना देखना चाहें कि जो हमने पहले पढ़ा है कि कौन सी संस्कृति, कौन सी खोज किस नदी के किनारे हुई है, कहाँ बसी थी, वही इसका पवित्र स्थल भी माना जाता है और वहाँ पर संस्कृति का प्रमुख विस्तार भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि इसमें आपको ये करना है कि किस तरीके से हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, जो संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा कालीन संस्कृति के जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ कहाँ हुए, मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में, भारत में। भारत में कौन कौन सी जगह है? भारत में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जहाँ पर संस्कृतियों का विकास हुआ है? झेलम नदी है, सिंधु नदी है, लूनी नदी है, ठीक है, व्यास नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है। इन सभी नदियों के किनारे हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल पाए जाते हैं और यहीं पास इन संस्कृति का विकास भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ये जो विशेषताएं हैं, जो इसके कैरेक्टर हैं, इसी से प्रश्नों का समावेशन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि नगरीय विशेषता इसकी क्या थी, आपको मिलाने के लिए दे देगा, आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसको विधिवत, ताकि हम समझ पाएँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय विशेषता है वो क्या थी। ये ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर थे। कैसे थे? ग्रिड पद्धति पर। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या है? क्रमबद्ध तरीके से, ऐसी स्थिति जहाँ पास हम सुचारू रूप से पानी का संचालन पा सके, नालियों का किनारा पा सके, सुव्यवस्थित जल निकास की व्यवस्था थी, पक्की और अलंकृत ईंट कालीबंगा का प्रयोग किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो ईंट है उसको कालीबंगा कहा जाता था। ठीक है, पक्की ईंट थी, अलंकृत ईंट थी, यानी कि उसमें कुछ न कुछ चित्र अलंकृत थे। ठीक है, उसके बाद घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ऐसा भी इनका कोई सिस्टम रहा होगा कि जो अन्य नगर थे वहाँ पर जो खिड़की और दरवाजे थे वो जो मेन सड़क थी उसके पीछे खुलते थे, और खाली लोथल एक ऐसा नगर है जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, सिंपल तरीके से एक एग्जांपल दे देगा आपको कि पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता की विशेषताएं इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, विधिवत बन सकता है। आपसे पूछेगा कि घरों के दरवाजे और खिड़कियों की सड़क की ओर खुलते थे, जबकि लोथल नगर के जो नगर थे उनके घर के दरवाजे बैक डोर खुलते थे। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि जो अन्य नगर थे उनके जो दरवाजे और खिड़कियां थीं वो पीछे की ओर खुलती थीं और लोथल नगर के घर के दरवाजे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो आप निश्चित तौर से इसके आंसर को सही कर पाएंगे। बस थोड़ा सा घुमाएगा कि लोथल को अगर अलग कर देगा दूसरे तरीके से कि इसके दरवाजे पीछे खुलते थे और अन्य नगरों के जो दरवाजे थे वो आगे की ओर खुलते थे, यानी कि मेन डोर की ओर खुलते थे, मेन रोड की ओर खुलते थे। बस निश्चित तौर से आप यहीं पर कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपने इसको पढ़ा नहीं होगा। शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत था। शहर जो थे वो उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत था। उच्च भाग किलाबंद होता था, और अपवाद स्वरूप अगर हम बात करें तो इसमें एक अपवाद भी देखने को मिलता है कि कालीबंगा में दोनों भाग किलेबंद थे। यानी कि हम ये बात करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा इलाका था जहाँ पर दोनों भाग किलेबंद थे, तो आप कह देंगे कालीबंगा।
ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर विभाजन था वो कितने भागों में था, तो आप कह सकते हैं 2 भागों में थे, एक उच्च था एक निम्न था। उच्च भाग में जो क्रियाएं होती थी वो किस प्रकार के घरों में यानी कि किस प्रकार के क्षेत्रफल में बटी हुई थी, वो किलाबंद क्षेत्रफल में बटी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, इसमें अगला दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इसी की चर्चा हम लोग कई बार देखते हैं। ये जो स्नानागार दिया गया है, ये जो स्नानागार दिया गया है, इसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए कि मोहनजोदड़ो का जो प्राप्त हुई है सबसे बड़ी आकृति, सबसे बड़ा वस्तु या फिर सबसे बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो वो स्नानागार था। हम लोग इसके बारे में कई बात किए। इसके मध्य की स्थिति स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.343 मीटर गहरा है। इसको ये जो आपका डाटा दिया गया है, इस डाटे को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर और पेपर को टफ बनाने के लिए इस डाटा को ही पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार था उसकी लंबाई कितनी थी, कितना मीटर लंबा था। 11.88 पॉइंट दे देगा, 12.88 पॉइंट दे देगा। इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन करने के लिए वो पॉइंट दे देगा और आपको एग्जैक्ट ढूंढना होगा। अगर आपने एग्जैक्ट पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, इसके कृषि और पशुपालन की, कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कृषि और सभ्यता किस तरीके से विकसित हो रही थी। ठीक है, क्या उस समय जो नगरीय सभ्यता थी वहाँ कृषि का कोई प्रादुर्भाव था अथवा नहीं था। तो निश्चित तौर से देखा जाए तो हमको साक्ष्य मिलते हैं और इस साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हैं, यानी कि वहाँ पर कृषि और पशुपालन होता था। जुते हुए खेत के जो भी हमको साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन से हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि, हम अनुमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निश्चित तौर से हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ पास ये चीज़ होता ही था, लेकिन आपको इतिहास में पूरी तरीके से ये वर्णित है कि यहाँ पास इस फसल का साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ होता था। फिर भी हमें अनुमान लगा के बात करेंगे कि जुते हुए खेत के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं हमको वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इसकी प्रमुख फसल क्या थी, गेहूँ और जौ इसकी प्रमुख फसल थी। गेहूँ और जौ इसकी प्रमुख फसल मानी जाती थी। ठीक है, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे कई बार प्रश्न में डायरेक्टली पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से क्षेत्र से चावल के साक्ष्य मिले हैं, या लोथल और रंगपुर से। ठीक है, इन दोनों को ना देकर कोई और ऑप्शन दे देगा और आपको निश्चित तौर से कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप उस पर टिक करेंगे यदि आपने पढ़ा नहीं होगा तो। अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर से सही आप टिक करेंगे। तो लोथल और रंगपुर जो है वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार, जो जहाँ पास ढेर सारा वस्तु खाने की सामग्री को एकत्र करके रखा जाता था, उसके अवशेष कहाँ से मिले। अधिशेष उत्पादन, विकसित कृषि, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखो, जो इंडस सिविलाइजेशन था वो नगरीय सभ्यता था। निश्चित तौर से वो अपने नगर के निवासियों के लिए ऐसी स्थिति पैदा करने की क्षमता रखता था कि जहाँ पास अन्नों का भंडार, जैसे आज हमारे यहाँ गोदाम से बनाए जाते हैं और गोदामों के अंदर बहुत सारी फसलों को सुरक्षित रखा जाता है कि बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो हम अपने जो जनमानस है उनको सही तरीके से वो प्रोवाइड करा दे। और निश्चित तौर से ये देखने को मिलता है। अभी उत्तराखंड में देखिए, आप अन्य राज्यों में देखिए, जहाँ पास आप प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं वहाँ पास सरकार क्या करती है, राहत कोष भेजती है, राहत कोष के माध्यम से अन्न वगैरह भी भेजती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में उस समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो क्रिया थी उसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग जो देखने को मिलती है वो क्या है, अन्नागार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नगरीय सभ्यता के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अन्नागार था, जिसमें विकसित कृषि या फिर बीजों के भंडार या फिर खाद्य सामग्रियों को संरक्षित रखा जाता था ताकि हम भविष्य में इसका प्रयोग कर सकें। तो इसके भी अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। पशुपालन के भी अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के अवशेष में हमको क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पशुपालन के अंतर्गत मिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैल और भैंस। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि खेती करने के लिए बैल और भैंसों का प्रयोग किया जाता था, बैलों का प्रयोग किया जाता था। घोड़े के प्रमुख सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस समय पालतू जानवर में घोड़ा भी सम्मिलित था। ठीक है, फिर अगर हम चर्चा करते हैं आगे कि धार्मिक विशेषताएं इसकी क्या थी, कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है उसके अंतर्गत धर्म को प्रधानता थी कि नहीं थी, धर्म का कुछ है कि नहीं। इसका निश्चित तौर से ये कहा जाता है कि धार्मिक विशेषता के अंतर्गत किसी भी प्रकार की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट जानकारी का अभाव है
कि वहाँ पर धार्मिक मान्यता किस तरह थी, लेकिन इसमें मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। पूरी हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो मंदिरों के अवशेष इसमें नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मातृ देवी और उर्वरता की देवी की पूजा की जाती थी, जिसे मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय मंदिर को का तो अभाव था, लेकिन जो उपज थी यानी कि उर्वरता की देवी यानी कि धरती की बात कर ले, मातृ देवी की बात कर ले, जो उनको फसल देती थी, सारा कुछ देती थी, उसकी ये पूजा करते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा करते थे। शिव पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं। किसके किसके साक्ष्य मिले हुए हैं? वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन मंदिरों के अवशेष या फिर मंदिरों का अभाव पाया गया है। ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पास मंदिरों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन मातृ देवी यानी कि देवी देवताओं की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि जो कृषि की जाती थी, तो कृषि में जो कुबड़ वाले सांड होते थे, जो आज के समय में जो बैल वगैरह हम लोग देखते हैं, बहुत सारे गांव में चले जाइए तो वहाँ पर हल बैल आपको देखने को मिल जाएंगे, कुबड़ वाला बैल मिल जाएगा देखने को। तो ऐसा माना जाता है कि कृषि के साक्ष्यों में कृषि के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अहम किरदार निभाने वाले थे, इसलिए उसकी पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले पुजारी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा या पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता में धार्मिक विशेषताओं के अंतर्गत दाढ़ी वाले पुजारी कहाँ प्राप्त हुए, यानी कि इनके अवशेष कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी मिले। ठीक है, इनके अवशेष प्राप्त हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि पशुपतिनाथ की जो मुहर थी उसके बारे में। कुछ मुहरों के बारे में पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ की जो मुहर थी वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है और इसकी आकृति कैसे थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से तो ये प्राप्त हुई थी। चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस के क्या बने थे? चित्र भी बने थे। इसे हम पशुपतिनाथ की मुहर कहा जाता था। उस समय की विशेष स्थिति रही होगी कि इस मुहर की अपनी अलग पहचान मानी जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो पशुपतिनाथ की जो मुहर थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इनकी आकृति कैसी थी? तो चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस के चित्र बने हुए थे। ठीक है, कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूर्य उपासना से। ठीक है, समाधान की प्रक्रिया कहाँ कहाँ से प्रचलित थी? शवों को जलाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, शवों को दफनाना हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और युग में समाधि यानी कि एक के साथ एक यानी कि दो जोड़े होते थे, उनको जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो आपसे सिंपल तरीके से प्रश्न बनाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शवों को जलाने का जो प्रावधान था वो किससे संबंधित था, किस शहर से संबंधित था? तो आप मोहनजोदड़ो दे देगा, हड़प्पा दे देगा, लोथल दे देगा, कालीबंगा दे देगा। तो आपको टिक करना होगा। अगर आपने पढ़ा होगा इसको कि शवों को जलाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, युग्मों में यानी कि जो जोड़ी थी उनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं, इसी से प्रश्न बनाए जाते हैं और इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी माना जाएगा। यातायात के बारे में बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की यातायात की सामग्री यानी कि यातायात के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। तो यातायात के लिए मुख्यतः देखा जाए तो वो इस्तेमाल करते थे किस चीज़ का? लोथल और सुतकोटदा के बंदरगाह यानी कि बंदरगाह पानी का भी उपयोग किया जाता था, बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। मैंने आपसे पहले ही बताया कि बैल और भैंसा उस समय की नगरीय सभ्यता के लिए एक अहम हिस्सा रहा होगा, जिससे वो बिजनेस भी करते थे, यातायात भी करते थे, खेती किसानी भी करते थे। समाज की बात करते हैं तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति उसमें प्रचलित थी, इसके भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा कि कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये सामाजिक सोसाइटी के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में दर्शाता है कि उस समय का समाज किस तरीके का था। तो पर्दा प्रथा प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवन शैली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी जीवन शैली कैसी थी? अगर उनकी जीवन शैली की बात करें मुख्यतः तो देखा जाए कि लोथल और चंदहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने थे।
तो मन के बनाने के कारखाने का मतलब ये है कि वहाँ पर बिजनेस चलता था और बिजनेस ऐसा स्थिति में था जो पूरे भारत में आज भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने देखते हैं, सूती और ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे, पासा और शिकार और मनोरंजन का कार्य किया जाता था। यानी कि पासा जो हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं उसके अंतर्गत जो पासा चलता है उस पासे का प्रयोग किया जाता था। ठीक, डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन का प्रयोग किया जाता था, मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था और तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण समाज की गणना की गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पीसफुल जो सोसाइटी है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, पीसफुल सोसाइटी थी। वहाँ पर तलवार के किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मनोरंजन के लिए वो किसका प्रयोग करते थे, मनोरंजन के लिए वो पासा शिकार का प्रयोग करते थे। यानी कि जंगलों में जाते होंगे, शिकार करते होंगे, खेलते समय वो पासा का प्रयोग करते होंगे, वो मनोरंजन के कार्य थे। और जो निश्चित तौर से देखा जाए कि जिस प्रकार का सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐसे प्रतीत होता था कि उस समय कपास वगैरह की भी खेती हुआ करती थी। ठीक है, ये अनुमान ही थे। अगर आप अनुमान लगा के सही तरीके से किसी से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से ये आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा। व्यापार की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के व्यापार करता था। ठीक है, तो ट्रेड यानी व्यापार के लिए तो मोहर का प्रयोग करता था। हड़प्पा की मोहर एक श्रृंगीय पशु थी। हमने आपसे बताया कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पास कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती थी, अलग अलग प्रकार की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। माना कि कई इसमें क्या थी, 16 के अनुपात में थी। विदेशी व्यापार होते थे उस समय। विदेशी व्यापार इसलिए होते थे क्योंकि वो जो आज का भारत है उसको छोड़ दिया जाए तो प्राचीन भारत में कई राज्यों को मिलाकर, कई देशों को मिलाकर, जैसे पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का कोई भाग हो गया, ठीक है, चीन का भाग हो गया, ये सभी क्या है, अखंड भारत के अंतर्गत आते थे और इसी से व्यापार समृद्ध है। और ये जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे हुई हैं। जैसे सिंधु नदी हो गई, रावी नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, ठीक है, और हिंदस नदी हो गई। ये सभी नदी किनारे वो दूर दूर क्षेत्रों से थे, लेकिन इसमें व्यापार प्रचलन था। ठीक है, व्यापार का प्रचलन था। आगे हम बात कर लेते हैं कि सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होता था वो कहाँ कहाँ से किस तरीके से होता था। जैसे तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी से, बलूचिस्तान, ओमान से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ओमान तक व्यापार करता था। ठीक है, चांदी कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। यानी कि चांदी का जो व्यापार होता था, सिल्वर का जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोने का जो व्यापार होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से होता था। ठीक है, जो टिन का व्यापार होता था वो अफगानिस्तान और ईरान से होता था। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखिएगा कि यहाँ ईरान जो है वो कई सारे धातुओं का व्यापार में सम्मिलित था। ठीक है, यानी कि ईरानी सभ्यता के बारे में भी हम बात करें, जो उस समय की सिविलाइजेशन थी, उस समय के जो सभ्यता थी, यानी कि समकालीन सभ्यताओं में कुछ न कुछ कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, लाजवर्थ ये मेसोपोटामिया से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद सीसा ईरान से संबंधित था। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय जो विदेशी व्यापार है वो पूरी तरीके से, फॉरेन ट्रेड है वो पूरी तरीके से प्रचलित था। यानी कि व्यापार संभव था, व्यापार होता था। ठीक है, माध्यम बैलगाड़ी हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करती थी, ये सभी चीज़ें हुआ करते थे व्यापार के साधन। अगर हम बात करते हैं इसके शासन की, तो संबंधता वणिक वर्ग माना जाता था। सैंधो सभ्यता के निवासों का संभव सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आज का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे यहाँ जो पर्यावरणीय दिक्कत हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बाढ़ नहीं आ रही है, किस क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ ज़्यादा आ रही है, कहीं पानी ज़्यादा बरस रहा है, इस तरीके की चीज़ें पहले नहीं देखने को मिलती हो सकती होगी, क्योंकि उस समय पर्यावरण स्वस्थ रहा होगा, बराबर हर जगह बारिश होती रही होगी, ऐसा अनुमान कहा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि सैंधो का घर जो सभ्यता थी उसका विनाश का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ रहा है। क्योंकि बाढ़ इसलिए माना जाता है कि अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी और नदियों में ही बाढ़ संभव है। ठीक है, पिगेट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज का जुड़वा राजधानी कहा है। यानी कि जो पिगेट महोदय हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिगेट ने कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो शहरीकरण है, यहाँ का जो क्रम विकास है, यहाँ का जो मकान बनाने का सिस्टम है, यहाँ का जो पूरी तरीके से वातावरण है, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ये जुड़वा राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। अब निश्चित तौर से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो हड़प्पा की सभ्यता है वो पाकिस्तानी कहलाएंगे,
जो हिंदुस्तान में है हिंदुस्तानी कहलाएंगे। यानी कि हड़प्पा जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, तो जितनी भी खोजें हुई भारत में अधिकतर वो कहाँ हुई, किस स्थल पे हुई, गुजरात में खोजे गए। ठीक है। आग की पकी हुई ईंट टेराकोटा कहा जाता था। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग की पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता था। सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी यानी हरियाणा और मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सबसे बड़ी साइट। तो ये कुछ प्रमुख जानकारियां थी जो आपके लिए उपयोगी मानी गई हैं। ठीक है। स्थान और साक्ष्य, हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थान और साक्ष्य की, कि ये कहाँ कहाँ प्राप्त हुए और कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ से, इस जो है वो किस तरीके से प्रश्नों का समावेशन करता है। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, मृतकों को टीला कहा जाता था इसे। इसका मुख्यतः अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, पशुपतिनाथ की मुहर, नर्तकी की मूर्ति, शव को जलाने के साक्ष्य और दाढ़ी वाले पुजारी, ये सब कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे सिंपल तरीके से पूछ लेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि पशुपतिनाथ की जो मुहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है। हड़प्पा की बात करते हैं तो एक सींग वाले जो पशु की मुहर थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, चूड़ी की कारखाना प्राप्त हुआ है, युग्म समाधि प्राप्त हुए है, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंट, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सब प्राप्त हुआ है कालीबंगा राजस्थान से। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें किस जगह से प्राप्त हुए हैं। उसमें कालीबंगा का नाम दे सकता है, सुरकोटदा का दे सकता है, अलग अलग तरीके से नाम दे देगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से आप आंसर टिक कर लोगे कि कालीबंगा से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछेगा आपसे कि अग्निकुंड के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं, तो राजस्थान से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। सुरकोटदा गुजरात से क्या मिला है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं, वो कौन सा है, गुजरात का सुरकोटदा है। ठीक है। फिर लोथल की बात कर लेते हैं, लोथल गुजरात की बात कर लेते हैं। ठीक है। बंदरगाह सिंधु घाटी का मानचेस्टर कहा जाता है। सिंधु घाटी का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको कंफ्यूजन के लिए डाल सकते हैं। लोथल को कहा जाता है, साथ में आपको दे देगा मोहनजोदड़ो, आपको दे देगा सुरकोटदा, गुजरात में भी है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो मानचेस्टर है, सिंधु घाटी का जो मानचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है, जो कहाँ है, गुजरात में है। धान और घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लोथल में मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, घोड़े के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, सुरकोटदा में मिले थे, गुजरात में। फिर उसके बाद धान और घोड़े के साक्ष्य दोबारा कहाँ मिले हैं, लोथल में मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, लोथल में भी देखने को मिलते हैं। युग्म समाधि कैसे कहाँ देखने को मिलती है, लोथल में देखने को मिलती है। मन के बनाने के कारखाने कहाँ देखने को मिलते हैं, लोथल गुजरात में देखने को मिलते हैं। ठीक है। धौलावीरा से क्या मिलता है, बांध और जलाशय के स्टेडियम मिलते हैं। यानी कि बांध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इसको पढ़िए अच्छे तरीके से, इसके नोट्स बनाइए। साथ में अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक